गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज चैप्टर का लास्ट मटेरियल है। इसके पहले वीडियो में इसकी और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको समझा चुका हूँ। आज अपन देखेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ और पॉइंट रह गए थे। राष्ट्रीय आय उत्पादक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं, स्टॉक प्रवाह और विनियोग। ठीक है ना। वह वस्तुएं जो विभिन्न प्रकार से उपभोक्ता एवं अन्य पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, पूंजीगत उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। जो अपन भी जब व्यापार स्टार्ट करते हैं तो रोकड़ टू पूंजी होती है, वैसे ही जो वो वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं जिन पर उन वस्तुओं पर खर्च किया जाता है जिनके द्वारा उत्पादन होता है। ठीक है ना। जैसे कच्चा माल, मशीन, संयंत्र इत्यादि पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। एक प्रयोग उत्पादक वस्तुएं मैंने पहले बताया था आपको। एक प्रयोग वस्तुएं वह कहलाती हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे पेट्रोल है, ईंधन वगैरह है जो खत्म हो जाता है। पेट्रोल एक बार जल जाता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जाता है। टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कुछ लंबे समय तक टिकती हैं, एक बार बनने के बाद उनको बार बार उपयोग किया जाता है। भवन है, मकान है, संचार साधन है इत्यादि टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं कहलाती हैं जिन्हें उत्पादक प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं के उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने पर इन वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा यह और उपयोगी उपभोक्ता वस्तुओं में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार मध्यवर्ती वस्तुएं वह कही जा सकती हैं जिन्हें आगे उत्पादन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कच्चे पदार्थ कपास, जूट, रेशम, कच्चा लोहा, लकड़ी, सनमाइका मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनका हम और भी उपयोग कर सकते हैं, एक बार होने के बाद दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। अंतिम वस्तुएं होती हैं। अंतिम वस्तुएं वह होती हैं जो अंतिम रूप से उपभोग हेतु उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं। उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग करने पर इन वस्तुओं का उपभोग समाप्त हो जाता है। कार, फर्नीचर, कमीज, फल, मिठाई ये अंतिम वस्तुएं उत्पादक अंतिम वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब आपको देखना है कि मध्यवर्ती अंतिम वस्तुओं में अंतर क्या है। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं में की बिक्री उत्पादकों को की जाती है और मध्यवर्ती वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय दो उत्पादक इकाइयों के मध्य होता है, जबकि अंतिम वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को किया जाता है, अर्थात वस्तु का क्रय तथा विक्रय उपभोक्ता या उत्पादक के मध्य होता है। अगला है मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग और आगे उत्पादन हेतु किया जाता है, अर्थात मध्यवर्ती वस्तु की उपयोगिता में और वृद्धि हो जाती है, जबकि अंतिम वस्तु का प्रयोग अंतिम उपभोग हेतु किया जाता है, अर्थात उपभोग के पश्चात इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मतलब इसको दोबारा उपभोग नहीं किया जा सकता है। मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे मूल्य की दोहरी गणना की संभावना रहती है, जबकि अंतिम वस्तुओं की मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग होने के बाद ये नष्ट हो जाती है। स्टॉक और प्रवाह। राष्ट्रीय आय लेखों में स्टॉक एवं प्रवाह का भेद महत्वपूर्ण है। स्टॉक वह मात्रा है जिसे किसी समय विशेष पर मापा जाता है। स्टॉक मतलब किसी वस्तु को उत्पादन के बाद एक स्टॉक या संग्रह करके रखना, उसे स्टॉक कहते हैं। एक समय के अंतराल से मापा जाता है। प्रवाह वह मात्रा है जिसे किसी विशेष समय अवधि में मापा जाता है। दूसरे शब्दों में स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का निश्चित समय काल होता है। ठीक है ना। आगे इन दोनों में मतभेद को उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। निश्चित तिथि पर देश में जो मुद्रा होती है वह मुद्रा का स्टॉक कहलाएगा, जबकि एक वित्तीय वर्ष में जो व्यय होता है वह प्रवाह कहलाता है। प्रवाह जो अपन उस पर खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, वो प्रवाह होता है, और जो अपने एक साल में जो मुद्रा चल रही है वो स्टॉक मुद्रा कहलाती है। अब आता है विनियोग। बच्चों, विनियोग आपका स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि विनियोग क्या होता है। इन्वेस्ट यानी साधारण भाषा में प्रतिभूतियों, बॉन्डों व शेयरों, मौजूदा पूंजी या भूमि को खरीदना विनियोग या निवेश कहलाता है। आप किसी वस्तु को, जैसे मशीन को खरीदना है या आपको बॉन्ड, प्रतिभूति या कोई स्थायी संपत्ति या मशीन या भवन इन सब चीजों को आप क्रय करोगे तो इस पर आपका निवेश कहलाएगा। परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में यह विनियोग ना होकर केवल धन का हस्तांतरण है, क्योंकि इस क्रिया से पूंजी स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं होती है। विनियोग में नए प्लांट,
बांध, सड़कें, भवनों आदि जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य नई कंपनियों के शेयर व स्टॉक शामिल रहते हैं। जॉन रॉबिन्स के अनुसार पूंजी विनियोग से तात्पर्य है पूंजी में वृद्धि तब होती है जब कोई नया मकान बनाया जाए अथवा कोई नई फैक्ट्री लगाई जाए। विनियोग का अर्थ वस्तु के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि से है। ठीक है ना। अगला है, आगे है और प्रतिस्थापन। किसी समय में कुल विनियोग बराबर शुद्ध या वास्तविक विनियोग प्लस प्रतिस्थापन विनियोग। आगे जब विनियोग के प्रकार देखिए, विनियोग दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सकल विनियोग और शुद्ध विनियोग। सकल विनियोग का तात्पर्य नई उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं से होता है जो एक समय अवधि जैसे एक वर्ष में प्राप्त की जाती है। सकल विनियोग से मूल्य ह्रास और अप्रचलन व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है वही शुद्ध विनियोग कहलाता है। कुल विनियोग बराबर होता है शुद्ध विनियोग प्लस मूल्यह्रास एवं अप्रचलन कोष्ठक में प्रतिस्थापन विनियोग। शुद्ध विनियोग बराबर सकल विनियोग माइनस मूल्यह्रास एवं अप्रचलन, मतलब जो विनियोग पे खर्चा हुआ उसे अपन विनियोग में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अब आता है मूल्यह्रास। जो मूल्यह्रास आपने नाम से ही सुना होगा, ह्रास क्या है? किसी स्थायी संपत्ति में होने वाली धीरे धीरे जो कमी है वह ह्रास कहलाती है, या स्थायी संपत्ति में होने वाली सने सने हानि को ह्रास कहते हैं। उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में वस्तु के मूल्य में शुद्ध वृद्धि से हमें घरेलू उत्पादन के वास्तविक मूल्य की जानकारी नहीं हो पाती है। उदाहरण, उत्पादन के दौरान मशीनों, उपकरणों, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट होती है या मूल्यह्रास होता है। बच्चों, जब उत्पादन अपन करते हैं तो उस उत्पादन में भारी मशीनें यानी बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं, तो उन मशीनों का लगातार उपयोग करने से उनमें टूट फूट या घिसावट या कंटिन्यू काम करने से उनमें आने वाली कमी को हम ह्रास कहते हैं। उपरांत इन पूंजी वस्तुओं का प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है, तो इसका हम लेखा करने के लिए मूल्यह्रास खाता या ह्रास खाता बनाते हैं, जिससे हम इनका एक अनुमान लगाते चलते हैं। ठीक है ना। कुल अवस्थाओं में तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी मशीन उपकरण का ह्रास होता है। उदाहरण के डीजल में चलने वाले डीजल रेल इंजन के स्थान पर विद्युत चालित इंजन का प्रयोग किया जाने लगता है तो डीजल इंजन अनुपयुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि फैशन में परिवर्तन होता है तो कुछ मशीनों का उपकरणों को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ये बात सही बात है। आधुनिक जो मशीनें आ रही हैं और पुरानी जो मशीनें लगी हुई हैं, तो आधुनिक मशीनों से काम सुंदर और फास्ट होता है, तो पुरानी मशीनें हमारी क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं। तो उनकी जगह हम जब नई मशीनें स्थापित करते हैं तो पुरानी मशीनों को हमें भी प्रतिस्थापित करना पड़ता है या उनको भी किसी काम में लेना पड़ता है, वो बेकार हो जाती है या तो बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसकी जगह प्रतिस्थापित यही नई मशीनों को स्थापित करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण यदि मशीनों, कारखाने की इमारतें आदि कोई हानि होती है तो वह पूंजी ह्रास न कहकर पूंजी हानि कहलाएगी। देखो, ये अपन नहीं मान सकते। जैसे माना कि फैक्ट्री में आग लग गई या अचानक बाढ़ आ गई, बाढ़ में बहुत सी मशीनें बह गई या मशीनें खराब हो गई, या जो फैक्ट्री बनी थी बरसात थी, बरसात से पूरा जो फैक्ट्री का जो मकान था वो पूरा ढह गया या बह गया, है ना। तो इसको हम ह्रास नहीं कहेंगे, ये पूंजीगत हानि है जो प्राकृतिक कारणों से अचानक आ गई। कोई निश्चित समय थोड़ी होता है बाढ़ कब आ जाएगी या आग कब लग जाए, तो ये अचानक आने वाली हानियां हैं, तो ये पूंजीगत हानियां कहलाती हैं। इस प्रकार पूंजी ह्रास को पूरा करने के लिए या पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक को यथावत बनाए रखने के लिए जिस प्रतिस्थापन या घिसावट व्यय की व्यवस्था की जाती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास सिर्फ उसी को कहते हैं जो स्थायी संपत्तियों में कार्य के लगातार उपयोग करने से आने वाली सने कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे हम मूल्यह्रास कहते हैं, जिससे तत्काल उसकी जगह पर दूसरी मशीन को स्थापित किया जा सके। अगला है एक देश की घरेलू सीमा। राष्ट्रीय आय लेखा में एक देश की घरेलू सीमा का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः एक देश की राजनीतिक सीमाओं में स्थित भू क्षेत्र घरेलू सीमा कहा जाता है, परंतु राष्ट्रीय आय लेखा में इनका बृहत अर्थ होता है। एक देश की घरेलू सीमा निम्नलिखित है: राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत स्थित भू क्षेत्र तथा समुद्र सीमा। दूसरा है दो या दो से अधिक के बीच देश के निवासियों द्वारा चलाए गए पानी के जहाज या हवाई जहाज।
मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल एवं प्राकृतिक गैस यान तथा तैरते प्लेटफॉर्म जिनका उस जल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है जिससे उस देश का अधिकार होता है। ये कुछ आधारभूत सीमाएं होती हैं जो दूसरे देशों पर हमें उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है ना। देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास, हाई कमीशन तथा सैनिक प्रतिष्ठान जो कि विदेशों में स्थित हैं उन पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, जो घरेलू या आधारभूत अवधारणाएं कहलाती हैं। देश के सामान्य निवासी, इसका है एक देश के निवासी का आशय, एक देश के निवासी आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो सामान्यतः एक देश में निवास करते हैं और उसके हित की उस देश से संबंधित होती है, इसलिए इसे सामान्य निवासी देश कहा जाता है। जैसे कि विदेशी नागरिकों जो एक देश में पर्यटन, गोष्ठी या इलाज के लिए आते हैं, विदेशी जहाजों के सदस्य, व्यावसायिक यात्री तथा मौसमी श्रमिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि में कार्यरत विदेशी नागरिक, परंतु ऐसे कर्मचारी की वहां रहने की अवधि 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। विदेशी नागरिक जो कि गैर निवासी उद्यमों कार्यरत हैं और मशीन लगाने का संयंत्र खरीदने देश में आए हैं, राजदूत, प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य बल के सदस्य आदि है। बच्चों इसमें कुछ और पॉइंट दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, स्थिर और चालू कीमत अवस्था और राष्ट्रीय संपत्ति। और राष्ट्रीय संपत्ति के अंग हैं थोड़ा प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, उर्वरता है, यंत्र और पशु है, सार्वजनिक भौतिक संपत्ति, श्रम शक्ति, स्थिर पूंजी, स्टॉक, राष्ट्रीय पूंजी, भवन, इमारतें, स्टॉक में घटक है जो राष्ट्रीय पूंजी के भवन तथा इमारतें, स्वर्ण चांदी के भंडार। और राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय पूंजी में डिफरेंस दिया है, बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं बुक में। और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधारण वहाँ की एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है जिसमें से वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है, विदेशी या प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय में पूंजी में अंतर, इन सब चीजों को आप एक बार पढ़ लें, बहुत सरल है। इस चैप्टर आपका फिर इसी से संबंधित अगला चैप्टर में आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इसको आप पढ़ते रहें और घर पर नोट बनाते रहें। जो भी आपको समस्या इसमें आई हो वह विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से मिलके आप समझ सकते हैं। तब तक घर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। बच्चों आप